यस गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से पहुंच पा रही है या नहीं आ रही है। जल्दी से मुझे बताइए। यस दीक्षा, गुड इवनिंग, आई एम वेरी गुड। जानवी, गुड इवनिंग। सुरभा, गुड इवनिंग। आई एम कंप्लीटली वेल। हर्ष, आई एम ऑसम। मतलब एकदम मस्त हूं, मैं एकदम जबरदस्त हूं। टुडे आई एम फीलिंग ऑसम। यस, तो आज तो भैया बहुत पढ़ाई करने वाले हैं। आज बहुत 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 पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत मजे आने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या तुम आज की पढ़ाई के लिए, आज के आनंद के लिए, आज के मजे के लिए बिल्कुल तैयार हो। यस, जल्दी से मुझे जवाब दो चैट बॉक्स में। जल्दी से मुझे बताओ कि आर यू गाइज रेडी। जल्दी से मुझे बताइए। कार्तिक, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताइए कि आज की पढ़ाई के लिए क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप लोग मेरे साथ में अब डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। दीक्षा का जवाब आ गया है, हाँ सर। हर्ष बोल रहा है सर वी आर रेडी। सुचित्रा बोल रही है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुचित्रा। यस, तो अब मैं देख रहा हूं, यस मैं देख रहा हूं कि अब सब लोग बिल्कुल तैयार हैं क्लास के लिए और सब लोग अब मेरे साथ में शुरू करेंगे आज का डिस्कशन। ठीक है, चलो। हर्ष कह रहा है सर हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। सर आपके तैयार होने की जरूरत है सर, हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। आज मेरा बेटा मैं आप लोगों के साथ में अगला टॉपिक शुरू करने वाला हूं और जल्दी से मुझे एक बार नंबर बता दो कि मैं कौन सा टॉपिक शुरू करने वाला हूं। नंबर बताओ मुझे जल्दी से। यस 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 यस, आ गए। यस, चलो जल्दी से मुझे बताओ, नंबर्स बताओ जल्दी से मुझे बताओ। नंबर 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 नंबर। यस, जल्दी मुझे बताओ नंबर क्या आने वाला है। अगर नंबर नहीं बता रहे तो मैं नंबर की जगह खाली छोड़ रहा हूं, खुद अपने हिसाब से डाल देना। आज बेटा मैं तुम्हारे साथ में दो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं एंड दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से देखिए। पहला टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, और दूसरा जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को, सब लोगों को पहले क्लैरिफाई कर दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बोलूंगा बेटा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो टॉपिक हैं ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, बस अपने को क्योंकि अपने मॉड्यूल के अंदर टॉपिक दे रखा है और मॉड्यूल के अंदर अगर कुछ भी दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस टॉपिक को आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूं। ठीक है, यस। अब जो बात मैं तुमसे पूछूंगा उस बात का तुम पूरी ईमानदारी से, पूरी तसल्ली से मुझे जवाब दोगे। ठीक है ना, बिल्कुल ढंग से जवाब देना है, कोई भी जना स्किप नहीं करेगा, सबको जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहला दोस्त मुझे यह बताओ कि अगर हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है और हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन 5 ट्रिलियन डॉलर्स का हो रहा है। मतलब हमारे देश की जीडीपी क्या है, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की। मतलब हमारा आउटपुट, हमारा प्रोडक्शन, हमारी नेशनल इनकम बोले तो वो 5 ट्रिलियन डॉलर की हो रही है। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बता दूं कि हमारी जो डिमांड है, हमारे देश के अंदर जो आउटपुट की डिमांड है वो डिमांड सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि अगर देश में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर मतलब भारत का एक एक नागरिक अगर एम्प्लॉयड है, मतलब भैया सड़क के ऊपर रेड लाइट पर कोई भिखारी आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब भारत का एक एक जना अगर एम्प्लॉयड है तो उस कंडीशन में भारत की इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी, आउटपुट 5 ट्रिलियन डॉलर का होगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो देश के अंदर जो डिमांड है वो आज 3 ट्रिलियन डॉलर की ही है, तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि आने वाले समय में हमारे देश के अंदर रिसेशन आने वाला है या इन्फ्लेशन आने वाला है। सोच के मुझे जवाब दीजिए। यस, तो मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो। अगर हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होता, फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश का आउटपुट 5 ट्रिलियन डॉलर का होता। लेकिन हमारे देश के अंदर जो डिमांड चल रही है वो डिमांड चल रही है कितनी,
$3 ट्रिलियन की। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन आने वाला है या रिसेशन आने वाला है? जल्दी से मुझे इस बात का जवाब देंगे। यस, पंकज कहता है सर देश में रिसेशन आने वाला है। ओके, सुरवा भी बोल रहा है सर देश में रिसेशन आने वाला है। ओके, आगे और भी, और सब लोग जवाब दो कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है देश में और $5 ट्रिलियन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर डिमांड अगर $3 ट्रिलियन की है इस साल, तो रिसेशन आने वाला है कि इन्फ्लेशन आने वाला है? दीक्षा बोलती है रिसेशन, कार्तिक बोलता है रिसेशन, हर्ष बोलता है रिसेशन। बेटा मैं आपको बोलूं, इतना पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर लिख दिया करो, ठीक है। सुचित्रा भी बोल रही है रिसेशन। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। लॉजिक इसके पीछे का अगर आप लोग सोचोगे तो जरा सोचो कि अगर मान लो देश के अंदर इस साल 5 करोड़ का माल बन गया, ठीक है, लेकिन इस साल देश के अंदर जो डिमांड आ रही है, जो सेल हुई, वो $3 ट्रिलियन की हुई, तो ऑब्वियस ही बात है अगले साल, इस साल के अंत में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, सबके पास 2 करोड़ का इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है अगर 2 ट्रिलियन डॉलर का अगर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है अगले साल हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो 5 करोड़ का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक दुकानदार, सबके पास में स्टॉक रखा हुआ है और वो बोलेगा यार $2 ट्रिलियन का माल हमारे पास पहले से बन के रखा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है अगले साल ये उतना माल नहीं बनाएंगे, ये कम माल बनाएंगे। और ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर ये कम माल बनाएंगे मतलब आउटपुट कम हो जाएगा, तो भारतीय लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो अगले साल ये खर्चा और भी कम करने लगेंगे। सही बात है। अगर मान लो फिर ये और कम खर्चा करने लगेंगे तो अगले साल और स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, और स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो और भी कम प्रोडक्शन करने लगेंगे, और अगर वो और भी कम प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो और भी कम प्रोडक्शन करेंगे तो जितने भी इंडियंस है उनकी आमदनी और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, तो अगले साल वो और भी कम खर्चा करने लगेंगे, और ऐसा करते 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 देश की इकोनॉमी बिल्कुल डूब जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या देश में अगर डिमांड कम हो गई है, तो आप मुझे बताइए क्या इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाएगी? और अगर इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाएगी तो ये जो $2 ट्रिलियन का गैप है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। बेटा ये जो $2 ट्रिलियन का गैप है, इस $2 ट्रिलियन के गैप को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि इसी गैप की वजह से हमारा आने वाले समय में आउटपुट कम हो जाएगा, आने वाले समय में हमारा फैक्टर पेमेंट कम हो जाएगा, हमारी फैक्टर इनकम जो है वो कम हो जाएगी, और हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फैल जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस गैप को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, रिसेशनरी गैप, या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी गैप। कॉन्ट्रैक्शनरी गैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हमारे देश की इकोनॉमी कंप्रेस हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो हमारे देश की इकोनॉमी सिकुड़ रही है, और इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी गैप। कॉन्ट्रैक्शनरी गैप। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ ये डिफ्लेशनरी गैप वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ। यस गाइस, जल्दी से मुझे डिफ्लेशनरी गैप वाली बताओ कि भैया अगर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाली इकोनॉमी आपकी चल रही है, लेकिन अचानक से आपके देश के अंदर अगर डिमांड कम हो जाती है, मतलब आपके फुल एम्प्लॉयमेंट पर जितना आउटपुट बन रहा है एक्चुअल डिमांड उतनी नहीं है, तो आपके देश के अंदर रिसेशन आने वाला है और आपकी इकोनॉमी डूबने वाली है। यस, सुचित्रा का जवाब आ गया है, सुरवा का जवाब आ गया है, दीक्षा का जवाब आ गया है। चलो अब इसकी बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। अब सोच के जवाब देना, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? मान लो अगर हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब हमारे देश के अंदर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो हमारे देश में $5 ट्रिलियन का आउटपुट आएगा। मतलब अगर मेरे भारत देश का एक एक व्यक्ति अगर एम्प्लॉयड है, भारत में कोई बेरोजगार नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो देश का आउटपुट कितना है? $5 ट्रिलियन का। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमारे देश के अंदर डिमांड जो है, अगर हमारे देश के अंदर डिमांड जो है वो डिमांड अगर $7 ट्रिलियन की है, अगर हमारे देश के अंदर डिमांड जो है वो $7 ट्रिलियन की है, तो आप मुझे बताइए कि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन आएगा कि रिसेशन आएगा?
एक बात आप समझना कि आपके भारत देश का, आपके देश का एक एक नागरिक एम्प्लॉयड है, तब जाके $5 ट्रिलियन का माल बना है। अब आप मुझे बताइए, आपका आउटपुट तो इंक्रीज हो नहीं सकता। सोचो ना, एक देश के सारे नागरिक फुल्ली एम्प्लॉयड है, मतलब देश में कोई बेरोजगार आदमी नहीं है, तो आपका आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता। लेकिन देश के अंदर डिमांड कितनी है? $60 ट्रिलियन की। और अगर डिमांड $60 ट्रिलियन की है तो ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन लोग ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार है, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट वही रहेगा, रियल जीडीपी वही रहेगी, लेकिन उस आउटपुट की मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी और वही माल बाजार के अंदर $7 ट्रिलियन का बिकने लगेगा। और वही माल बाजार में $7 ट्रिलियन का बिकने लगेगा, तो ये कौन सी सिचुएशन है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन। मेरी बात आ रही है समझ में? हर्ष ने जवाब दिया इन्फ्लेशन, पंकज ने जवाब दिया, शुभम ने जवाब दिया, सुरवा ने जवाब दिया, सुचित्रा, जानवी, रेखा, कार्तिक, भैया सबने जवाब दे दिया है। और सबने जवाब दे दिया, और सबने यहां पर जवाब क्या दिया कि सर यहां पर इन्फ्लेशन आएगा। ऑब्वियस ही बात है यार, माल आपके पास $5 ट्रिलियन का है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली स्टेज पर, लोग खर्च करने को कितना तैयार है? $60 ट्रिलियन लोग खर्च करने को तैयार है। अब आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी की प्राइसेस क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। आपको मालूम है, जहां पर डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वहां पर प्राइसेस इंक्रीज होती है। और ये प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होंगी, और प्राइसेस इंक्रीज होकर आपकी नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि रियल आउटपुट तो आपका सेम ही है, लेकिन प्राइसेस बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़कर $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो आपके देश में क्या गया? इन्फ्लेशन। आपका रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन आपका नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाट? इन्फ्लेशन। हाँ, हाँ जी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। ठीक है, और इन्फ्लेशन हो जाएगा तो वो भी बुरा है। ठीक है, तो इस गैप को, ये वाला जो गैप है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, यस गाइस, जल्दी से मुझे बताओ, फंडा समझ में आ रहा है? डिफ्लेशनरी गैप, अगर आपका देश फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, लेकिन आपकी डिमांड अगर उससे कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेंट्री घटी होगी, जिससे अगले साल कम प्रोडक्शन होगा, इनकम कम हो जाएगी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और आपकी देश की इकोनॉमी जो है वो छोटी होती जाएगी, जीडीपी आने वाले वर्षों में गिर जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिसेशनरी गैप। और बेटा, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है अब रियल जीडीपी या रियल आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन डिमांड ज्यादा अमाउंट की है, लोग ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी उसी आउटपुट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और इससे आपके देश के अंदर क्या आएगा? इन्फ्लेशन। ठीक है, यस। चलो आइए दोस्तों, मेरे साथ में फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया तो बस जरा सी बातें जो अपने को लिखनी है, आप लोग मेरे साथ में फटाफट फटाफट लिखेंगे। आइए जी बेटा, 9th पॉइंट में पॉइंट नंबर ए, डिफ्लेशनरी गैप, इसी का दूसरा नाम है रिसेशनरी गैप, और इसी का तीसरा नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी गैप। कॉन्ट्रैक्शनरी गैप। चलिए, पॉइंट नंबर ए, व्हेन actual aggregate demand, when actual aggregate demand is less than
full employment is less than full employment output of a country then such a gap is known as deflationary gap तो बेटा अगर एक्चुअल डिमांड कम है और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है इस गैप को अपन लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारे देश में क्या लेके आ रहा है, रिसेशन। ठीक है, तो आप लिखो डिफ्लेशनरी गैप ऑब्लिक रिसेशनरी गैप, because it will induce recession in our country। बेटा इसकी वजह से हमारे देश में क्या आएगा, रिसेशन आएगा। नंबर 2 लिखो फटाफट से, in this situation unsold inventory will pile up due to which production in further year या next year कर दूं, due to which production in next year will be low by the producers, which will result into reduction in national income, and unemployment in the country, तो बेटा नेशनल इनकम गिर जाएगी, प्रोडक्शन गिर जाएगा और देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फैल जाएगा। और बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशनरी गैप। इसका चार्ट बना लो, वैसे चार्ट वर्ड बनाना एग्जाम में आएगा नहीं पर फिर भी बना लो, कोई खास बात नहीं है। तो बेटा ये हमारा क्या है, वाई या फिर बोले तो आउटपुट, ये हमारा क्या है, कंजम्पशन। अब आपको मालूम है ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है ये हमारी इनकम या सप्लाई वाली लाइन है। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, अच्छा सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बेटा ये जो है ये हमारा कंजम्पशन वाली लाइन है, ये हमारी कंजम्पशन वाली लाइन है विच है सी प्लस आई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मान लो अगर ऐसा है कि अगर देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होता, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट जो है वो इतना होता। ये ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, इसको मैंने दे दिया C0, इसे मैं नाम दे रहा हूं C1 एंड C1 इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कब? फुल एम्प्लॉयमेंट।
अब मेरी बात को सुनिएगा, पहले मेरे साथ में एक बार इसे बना लो पूरा, फिर मैं अपनी बात आपको डिटेल में समझाऊंगा। हाँ जी, अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो। बेटा ऐसा समझो कि अगर देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट इतना होता, कितना होता? एम के बराबर। अगर देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हमारा आउटपुट कितना है? एम के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट वाली पोजीशन पर इक्विलिब्रियम चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? वो इक्विलिब्रियम आएगा यहां वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। लेकिन क्योंकि हमारे देश के अंदर डिमांड कम है, और क्योंकि हमारे देश के अंदर डिमांड कम है, इस वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो तो पहले ही हो गया। किस पॉइंट पर? मान लो जी पॉइंट के ऊपर। अब जरा सोचो, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में हमारा आउटपुट, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, एम मींस फुल एम्प्लॉयमेंट। अब जरा देखो, अगर हमारे देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट कितना होता? एम। ठीक है, और एम आउटपुट पर इक्विलिब्रियम कब होगा? जब हमारी डिमांड ई पॉइंट के बराबर होगी। जब हमारी डिमांड एम ई के बराबर होगी तब उस कंडीशन में हमारा इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन क्योंकि हमारे देश में एक्चुअल डिमांड जो है वो कम है, इस वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्यूजी पर आ रहा है। मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्यूजी के ऊपर ही आ गया। अब जरा समझो इससे क्या होगा, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब क्योंकि आपकी डिमांड इतनी कम है, मतलब आपकी डिमांड होनी चाहिए थी इतनी, लेकिन आपकी डिमांड है इतनी, तो आपकी एक्चुअल डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाली डिमांड से कम है, और आपकी डिमांड कम होने की वजह से हमारी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर जा रही है। और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये जो गैप है ये वाला भी वही चीज है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो बेटा ये डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है। मतलब अगर हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट होता तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले आउटपुट पर हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा होता यहां पर। लेकिन क्योंकि हमारी डिमांड कम है और डिमांड कम होने की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम पहले ही जा रहा है, पहले ही पूरा हो रहा है। और बेटा इसी वजह से हमारी जो आने वाला समय है उसमें हमारा प्रोडक्शन कम होगा, देश में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, और इसी वजह से इस गैप को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप या फिर रिसेशनरी गैप। ठीक है, बात खत्म। ठीक, चलो बेटा जल्दी से कॉपी कर लो इसे। हाँ जी, तो आप लोग इसे जल्दी से कॉपी कर लो। तो दो सिंपल सी बात है यार, फुल एम्प्लॉयमेंट होता ना, फुल एम्प्लॉयमेंट पर देश में $5 ट्रिलियन का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन मान लो डिमांड अगर $3 ट्रिलियन की है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास $2 ट्रिलियन का स्टॉक रह जाएगा। और ये स्टॉक क्योंकि मेरे पास रह जाएगा, मैं अगले साल आदमियों को नौकरी से निकाल दूंगा, माल कम बनाऊंगा, देश की जीडीपी ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, और देश में क्या आएगा? रिसेशन। और इसी वजह से इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेशनरी गैप। ठीक है बेटा, कॉपी हो गया? यस, जल्दी से मुझे जवाब दो, ये ग्राफ कॉपी हो गया क्या आप लोगों का? यस यस यस, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या अपना ये ग्राफ कॉपी हो गया क्या? अगर ये ग्राफ कॉपी हो गया तो जल्दी से मुझे बताओ, मैं जल्दी से आगे वाली बात बताऊंगा। ये फालतू की बातें खत्म करेंगे, फिर हम लोग काम की बात पर आगे आएंगे। ओके, सबका जवाब आ गया है, सबने कॉपी कर लिया है। ओके, अब लिखेंगे पॉइंट नंबर बी और हेडिंग डाल दीजिए इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, अब आप लोगों को मालूम है इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड is more than
full employment production is more than full employment production, then such gap is called inflationary gap. Such gap is called inflationary gap because demand is more and supply is less, due to which prices will increase and it will generate या it will create इन्फ्लेशन। और बेटा इसकी वजह से क्या पैदा होगा? इन्फ्लेशन। और बेटा इसकी वजह से क्या पैदा होगा? जल्दी से बताओ, इसकी वजह से क्या पैदा होगा? इन्फ्लेशन। ठीक है? अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन। ठीक है? अब आ जाओ दूसरी बात के ऊपर। अब एक बात समझना, पॉइंट ये है कि क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन पे बैठे हैं तो भैया प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा कंजम्पशन है, जो एग्रीगेट डिमांड है, वो इससे ज्यादा अमाउंट की है, मतलब लोग ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला गैप कैसे मीट आउट होगा? प्राइस के इंक्रीज से। अब समझना, मतलब जो माल पहले $5 ट्रिलियन का बिकता था वही माल अब $60 ट्रिलियन का बिकेगा, $60 ट्रिलियन का बिकेगा। इसका मतलब आपका रियल आउटपुट और रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन आपका नॉमिनल आउटपुट और नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी प्राइस इंक्रीज के कारण। ठीक है? लिखो फटाफट, बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट लिखो, एज वी आर working at full employment situation, as we are working at full employment situation, output cannot increase, therefore output cannot increase, therefore prices will increase, due to which nominal value of GDP will reach to higher level of equilibrium, ठीक है? अब यही वाली बात आप लोग ग्राफ में समझो, बिल्कुल सेम ग्राफ बनना है जैसा पहले बनाया था, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है। एक बार देख लो फटाफट से। ये आ गया y जो हमारी इनकम या फिर आप लोग बोलो आउटपुट, एक ही बात है। और बेटा ये आ गया साइड हमारा कंजम्पशन का। ठीक है? अब ये हमारी ये 45 डिग्री पर ये हमारी नेशनल इनकम है। ठीक है? आप लोग जानते हो जो नेशनल इनकम है वही हमारे आउटपुट के बराबर है। ठीक है? जो नेशनल इनकम है ऑब्वियस ही बात है वही हमारे आउटपुट के बराबर है। अब सुनो, अब मान लेते हैं यार फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन यहां पर है, सोच के देखो। मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन जो है हमारी वो यहां पर है, इस जगह पर। मतलब ये हमारा वो आउटपुट है जो हम लोग अचीव कर रहे हैं, ये वो आउटपुट है जो हम लोग अचीव कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पे। अब ऑब्वियस ही बात है फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पर अगर आप ये आउटपुट अचीव कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है
आपका इक्विलिब्रियम जो है वो यहां पर होना चाहिए, आपका इक्विलिब्रियम यहां पर होना चाहिए। मतलब आपकी जो डिमांड है, वो डिमांड जो है वो आपकी इतनी होनी चाहिए, ये जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है विच इज इक्वल टू सी प्लस आई, वो आपकी यहां तक होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि भाई साहब हमारे देश के अंदर जो डिमांड का लेवल है, वो डिमांड का लेवल ज्यादा है और हमारे देश के अंदर डिमांड का लेवल जो है वो ऊपर चल रहा है। मतलब हमारे देश के अंदर डिमांड होनी चाहिए इतनी, लेकिन हमारे देश के अंदर जो डिमांड चल रही है, वो डिमांड चल रही है हमारी इतनी। अब आप ही मुझे बताओ कि आपके पास जितना माल है, आपके पास इतनी ही क्वांटिटी अवेलेबल है, आपके पास इतनी ही क्वांटिटी अवेलेबल है। अब आप फुल एम्प्लॉयमेंट वाली स्टेज पर चल रहे हो, आप अभी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली स्टेज पर चल रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है यार, आप फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में चल रहे हो तो आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते। अब आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन डिमांड इससे ज्यादा की आ रही है, तो क्या होगा? प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। और बेटा प्राइस लेवल इंक्रीज होने पर, प्राइस लेवल इंक्रीज होने पर आपका जो इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, ये सिर्फ आउटपुट की प्राइस बढ़ने की वजह से शिफ्ट हो रहा है, ये क्वांटिटी बढ़ने की वजह से शिफ्ट नहीं हो रहा, क्योंकि क्वांटिटी तो और बन ही नहीं सकती। लेकिन वही माल जो पहले $5 ट्रिलियन का बिका करता था, वो अब मार्केट में $60 ट्रिलियन का बिकने लगेगा। तो आपका जो आउटपुट है, आपका जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्वांटिटी में कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा, पर वैल्यू में कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, और आपका इक्विलिब्रियम जो है वो उठ करके यहां पहुंच जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जो हमारा क्वांटिटी का, इन दोनों क्वांटिटीज का ये जो गैप है, हमारी दोनों क्वांटिटीज का ये जो गैप है, इस गैप की वजह से इकोनॉमी के अंदर क्या आ रहा है? इन्फ्लेशन। और क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो बेटा ये कॉपी कर लेना, दिस इज अ सिंपल थिंग, सिंपल सी बात है यार। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन से कम माल बन रहा है तो रिसेशन आने वाला है, और उससे ज्यादा अगर जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, अगर उससे ज्यादा डिमांड आ रही है तो देश में इन्फ्लेशन आने वाला है। ठीक है, हाँ मैंने देखी शुभम, वो मीम वाली वीडियो जो है वो मैंने देखी है। पता है, मैं भी थोड़ी देर पहले सोच रहा था यार, वो मीम वाली वीडियो को मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना है। हाँ, तो अभी देखना, मैं थोड़ी देर बाद में ये जो मीम वाली वीडियो आपने बनाई है ना मेरी, जो टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाली है, मैं उसे अपने इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूं। ठीक है, ओके, चलो जल्दी से बताओ, ये वाला जो ग्राफ है ये कॉपी कर लिया? फटाफट से मुझे बताओ, अगर आपने ये कॉपी कर लिया तो अब ये फालतू की बात खत्म हो गई, और अब मैं आपके साथ में शुरू करूंगा मेन टॉपिक, जिसका नाम है 3 सेक्टर मॉडल। ओके, चलो। अच्छा, डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप वैसे तो एग्जाम में आने का चांस न के बराबर है, लेकिन अगर आ जाए तो याद रखना कि अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाले आउटपुट से कम है तो इन्वेंट्री क्रिएट होगी, अगले साल आउटपुट कम होगा, देश में अनएम्प्लॉयमेंट छाएगा। दैट इज कॉल्ड रिसेशनरी गैप, कॉन्ट्रैक्शनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाले आउटपुट से ज्यादा है तो आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता, पर लोग ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं, तो उसी सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी। और बेटा रियल जीडीपी वही रहेगी, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, और नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, देश में आउटपुट वही है, लेकिन उस आउटपुट की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब वही माल अब ज्यादा पैसों में बिकेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जीडीपी भी बढ़ती हुई दिखेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ती हुई दिखेगी, आम आदमी के हाथ में पैसा भी ज्यादा आता हुआ दिखेगा। लेकिन ये सब इन्फ्लेशन की वजह से है, रियल जीडीपी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? यस।
और अब ये सारी फालतू बातें हो गई हैं खत्म, और अब मैं आ गया हूं अगले पॉइंट पर। अब जल्दी से मुझे बताओ, मैंने 2 सेक्टर मॉडल पे क्या नंबर डलवाया था, वो मुझे बता दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ में शुरू करने वाला हूं 3 सेक्टर मॉडल। बेटा अब मैं आप लोगों के साथ में 2 सेक्टर मॉडल वाली सारी बातें खत्म कर चुका हूं, और 2 सेक्टर वाली सारी बातें खत्म करके अब मैं तुम्हारे साथ में शुरू करने वाला हूं 3 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर मॉडल पर मुझे पॉइंट डालना है सी। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब ध्यान से सुनो, पॉइंट नंबर 1। बेटा मैं आपको पहले बता दूं, सारी मेहनत वाला काम हम कर चुके, और अब हमें सिर्फ जो सीखा है, यहां तक जो मैंने सिखाया है, मुझे इन्हीं बातों को अब आगे लेकर के चलना है। ठीक है, मतलब अब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितनी बातें सीखनी थी सब सीख ली, अब छोटी छोटी सी बातें बढ़ती जाएंगी और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलो। In this model, we will discuss equilibrium of an economy considering following 3 sectors। अब बेटा हम लोग यहां पे 3 सेक्टर्स को कंसिडर करेंगे। पहले बेटा हमने 2 सेक्टर कंसिडर किए थे, बिजनेस और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर, लेकिन अब 3 सेक्टर लेंगे। पहला होगा वही बिजनेस सेक्टर, दूसरा होगा हाउस होल्ड सेक्टर, और अब की बार बेटा तीसरा होगा गवर्नमेंट सेक्टर। आपको याद है वैसे 4 सेक्टर होते हैं, अब चौथा सेक्टर है फॉरेन सेक्टर। ठीक है, लेकिन बेटा वो फॉरेन सेक्टर जो है वो अभी हम लोग नहीं ले रहे, वो हमारा अगला मॉडल है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपके साथ में डिस्कस किया 2 सेक्टर मॉडल, और अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं 3 सेक्टर मॉडल। और अब की बार मेरे डिस्कशन में क्या क्या होंगे, मेरे डिस्कशन में होगा बिजनेस सेक्टर, मेरे डिस्कशन में होगा हाउस होल्ड सेक्टर, और मेरे डिस्कशन में होगा गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। नंबर 2, देखिए भाई पेज में जगह तो है सर, है। नंबर 2, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, in 3 sector model will be as under। बेटा 3 सेक्टर मॉडल में जो हमारा मनी का फ्लो है, वो मनी का फ्लो कैसे चलता है वो आप लोग सुनेंगे। गाइस अब प्लीज मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, भागना नहीं है, भागे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ 3 सेक्टर कौन से हैं। 3 सेक्टर हो गए आपके, बिजनेस सेक्टर, ये लीजिए, तो आपके 3 सेक्टर हो गए। पहला बिजनेस सेक्टर, दूसरा है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, और तीसरा है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। ये आपका तीसरा सेक्टर है। इसके अलावा बेटा हम लोग यहां पे 3 मार्केट्स भी लेके चल रहे हैं। सर 3 मार्केट क्या हैं बताता हूं। पहला तो हो गया
गुड्स एंड सर्विस मार्केट, जहां पे बेटा आप सामान गुड्स एंड सर्विसेज को बेचोगे और खरीदोगे, ये वाला। दूसरा मार्केट हो गया बेटा आपका फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब हो गया बैंक्स वगैरह। दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट, मतलब आपके ये बैंक्स वगैरह जहां पर आप अपनी सेविंग्स को जमा कराओगे और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहां से लोन लोगे, ठीक है। और तीसरा मार्केट है आपका फैक्टर मार्केट। और बेटा ये जो फैक्टर मार्केट है, यहां से आप फैक्टर सर्विसेज परचेज करोगे और फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट करोगे, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज का परचेज करोगे और फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड फैक्टर मार्केट, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। यस, चलो ये इस तरह का बनाकर आप लोग कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे पूरा फ्लो यहां पे चलेगा। हाँ जी, मैं जरा यहां से कुछ अच्छी वाली शेप्स ले लेता हूं। रेड कलर का एरो चाहिए मुझे, ब्लू कलर का एरो चाहिए मुझे, ग्रीन कलर का एरो चाहिए मुझे, और ब्लैक कलर का भी चाहिए। लो, अब सब बच्चे बिल्कुल आराम से मेरी बात को सुनेंगे और मेरी बात का जवाब देंगे। चलो गाइस जल्दी से मुझे बताओ, अब आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? देखो बेटा, बिजनेस सेक्टर, ओहो सर ये तो बहुत बड़े साइज में आ गया। ये सारे एरोज तो बहुत बड़े साइज में आ गए हैं, काम के नहीं हैं। थोड़ा छोटे साइज का एरो लेते हैं, हम बोलते हैं सर साइज को कर दो 2, ठीक है। रेड कलर का चाहिए, ग्रीन कलर का चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए और ब्लैक कलर का चाहिए। ओके सर, सब कलर के एरो हमारे पास आने चाहिए थे पर आए नहीं है। जस्ट 1 सेकेंड, इंसर्ट शेप्स एरोज, और एरो का साइज हमें लेना है 2। ब्लैक वाला चाहिए, आ गया। ब्लू वाला चाहिए, वो भी आ गया। ग्रीन वाला चाहिए, वो भी आ गया। और रेड वाला चाहिए, वो भी आ गया। चलो आइए जी भाई साहब, अब जरा काम की बात पर आ जाएं। अब सुनो, आपको सोच विचार के मुझे जवाब देना है। मैं आपसे आराम आराम से चीजें पूछूंगा, आप मुझे आराम आराम से जवाब देंगे। अब मुझे बताओ, ये बताओ कि गवर्नमेंट जो बिजनेस सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है? सोच के बताओ, क्या बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स का पैसा देता है? क्या बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स देता है? यस। और आप लोगों को मालूम है कि जो बिजनेस सेक्टर है उसे गवर्नमेंट से क्या मिलती है? सर गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिलती है। तो हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्स, और बदले में गवर्नमेंट से हमें क्या मिलती है? सब्सिडी। सही बात है। तो बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में लेन देन कैसा चलता है? बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में लेन देन कैसा चलता है? बिजनेस सरकार को देता है टैक्स, और बेटा जो सरकार है वो बिजनेस को क्या देती है? सब्सिडी। अब कुछ बिजनेसेस होंगे जिनसे सरकार भारी टैक्स वसूल करेगी, और कुछ डूबते हुए बिजनेस होंगे जिनको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। सही बात है। अच्छा, हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें तो सोच के बताओ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गवर्नमेंट को क्या देगा और गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगी? विचार करके आराम से मुझे बताएंगे। हाँ जी, सोच के बताओ। बेटा हाउस होल्ड सेक्टर भी गवर्नमेंट को क्या देता है? टैक्स। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गवर्नमेंट को क्या देता है? टैक्स। और बेटा बदले में गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है? ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स।
जैसे बेरोजगारी भत्ता, जैसे वृद्धाश्रम, वृद्ध पेंशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या देती है आपको? ट्रांसफर पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अमीर आदमियों से लेती है टैक्स और गरीब आदमियों को क्या देती है? भत्ते वगैरह। तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड से क्या लेती है? टैक्स, और उन्हीं हाउस होल्ड्स को क्या देती है? ट्रांसफर पेमेंट। यस, सुरवा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, पर्सनल टैक्स। ठीक है, तो बेटा आप मुझे बताइए, सरकार के साथ में आपके ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रहे हैं? सरकार को आपने टैक्स दिया, सब्सिडी ली, आपने सरकार को टैक्स दिया और सरकार ने आपको ट्रांसफर पेमेंट्स दिए। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? अच्छा, ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो भी मैं लिख रहा हूं, अभी आगे चलकर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा और फॉर्मूला में ये सारी की सारी चीजें काम में आएंगी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बिजनेस सेक्टर है, ये गुड्स एंड सर्विस मार्केट में क्या दे रहा है? ये अपनी क्या पहुंचा रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या फिर चलो छोड़ो, अपन इसे और इजी रखते हैं। अब सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सुनना। अब ये बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर बाजार में जाकर सामान खरीदेगा, गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा, सही बात है। हाउस होल्ड सेक्टर बाजार में जाकर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने सारा का सारा पैसा कहां पहुंचा दिया? गुड्स एंड सर्विस मार्केट के अंदर। उसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। अब आप मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं ले रही? क्या गवर्नमेंट सामान नहीं खरीदती? खरीदती है ना। तो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों जने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों जने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, दैट मींस ये क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? अपने कंजम्पशन के लिए पैसा खर्च कर रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कर रही है। लेकिन जरा ध्यान से देखो कि जब हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन के लिए पैसा खर्च करता है, जब गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के लिए पैसा खर्च करता है, तो ऑब्वियस ही बात है, वो सारा का सारा पैसा कहां पर आ गया? वो सारा का सारा पैसा आ गया गुड्स एंड सर्विस मार्केट में। और बेटा, ये जो सारा का सारा पैसा गुड्स एंड सर्विस मार्केट में आया है, ये पूरा का पूरा जो पैसा है, ये किसके पास पहुंच जाता है? बिजनेस सेक्टर के पास। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारा का सारा जो पैसा है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज बेचने का सारा पैसा किसके पास आ गया? बिजनेस सेक्टर के पास में। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेस सेक्टर है वो भी परचेजेस करता है गुड्स एंड सर्विस मार्केट से। मतलब पैसा जो है वो बिजनेस सेक्टर से वापस गुड्स एंड सर्विस मार्केट में भी जाता है। सर वो कौन सा पैसा जाता है? बताता हूं। वो जाता है बेटा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स वाला। ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस जो है वो जितनी भी मशीनें खरीदेगा, जितना भी फर्नीचर खरीदेगा, जितनी भी एसेट्स खरीदेगा, वो भी तो गुड्स एंड सर्विस मार्केट से ही परचेज करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बिजनेस सेक्टर है वो भी पैसा कहां देता है? गुड्स एंड सर्विस मार्केट के अंदर। और गुड्स एंड सर्विस मार्केट के अंदर वो कितना पैसा दे रहा है? जितना उसने इन्वेस्टमेंट गुड्स को परचेज किया है। क्लियर है बात? अब यहां पर ध्यान से देखो, मैंने यहां पे बिजनेस, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, इनकी बात मैंने यहां पर आपको पूरी बता दी है। अब मेरी बात को सुनो। अब जरा बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के साथ में। बेटा जी सुनना, जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है वो पैसा कंज्यूम भी करेगा, लेकिन थोड़ा पैसा सेव भी करेगा। आपको मालूम है हाउस होल्ड सेक्टर पूरा पैसा खर्च नहीं करता, हाउस होल्ड सेक्टर पैसा सेव भी करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, हाउस होल्ड सेक्टर जो भी पैसा सेव करेगा
उस पूरी की पूरी सेविंग का पैसा, वो पूरा का पूरा सेविंग का पैसा कहां दे देगा? बैंक्स में जमा करा देगा। सही बात है। हाउस होल्ड सेक्टर ने जितना भी पैसा सेव किया, मतलब कंजम्पशन के अलावा जितना भी पैसा सेव किया, वो पूरा का पूरा पैसा वो कहां जमा करा देगा? बैंक में। और बेटा ये जो बैंक के पास पैसा आया, ये पैसा उधार मांग के ले जाएगा कौन? बिजनेस सेक्टर। और बिजनेस सेक्टर ये पूरा का पूरा पैसा उधार मांग के ले जाएगा। बिजनेस सेक्टर ये पूरा का पूरा पैसा उधार मांग के ले जाएगा। और बेटा इन पैसों का वो क्या करेगा? वो इन्वेस्ट कर देगा। तो बेटा यहां पर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपना पैसा सेव करके बैंक में जमा कराएगा, और उसी बैंक से वो सारा का सारा पैसा बिजनेस सेक्टर बोरो करेगा। और बोरो क्यों करेगा? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीदने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल मार्केट की बात भी हो गई। अब जरा आ जाओ फैक्टर मार्केट के ऊपर। अब ये पॉइंट समझो, ये समझो कि बेटा यहां पे हम क्या करेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर जो है, आपको पता है अपनी अजम्पशन है कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देगा, अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा फैक्टर मार्केट में। और बेटा फैक्टर मार्केट से ये सारी की सारी सर्विसेज कौन खरीदेगा? बिजनेस सेक्टर। तो बेटा जो हमारी फैक्टर सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर ने बेची, और वो सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज बिजनेस सेक्टर ने परचेज कर ली। अब बिजनेस सेक्टर क्या करेगा? अब बिजनेस सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज ली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस सेक्टर ने अगर फैक्टर सर्विसेज ली हैं तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज लेने के बदले हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देना पड़ेगा? फैक्टर पेमेंट। तो बेटा जो बिजनेस सेक्टर है वो फैक्टर पेमेंट करेगा किसे? हाउस होल्ड सेक्टर को। और ये फैक्टर पेमेंट का पैसा हाउस होल्ड सेक्टर की पॉकेट में आ जाएगा। ये जो फैक्टर पेमेंट का पैसा है, ये फैक्टर पेमेंट का पैसा हाउस होल्ड सेक्टर की पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को ये वाली बात दिखाई देगी। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आपको ये वाली बात यहां पर दिखाई देगी। हाँ जी, कि यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी किसे? बिजनेस सेक्टर को। और बिजनेस सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या दिया? फैक्टर पेमेंट। ये जो फैक्टर पेमेंट है ये हाउस होल्ड सेक्टर की पूरी इनकम है। और ये हाउस होल्ड सेक्टर की पूरी इनकम है जिसमें से हाउस होल्ड सेक्टर ने कंजम्पशन भी किया, सेविंग भी की। अब सेविंग वाला जो पैसा है वो गया बैंक्स के पास, और बैंक ने ये सारा का सारा पैसा लोन के रूप में किसे दे दिया? बिजनेसेस को। तो अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा कहां पहुंच गया? वापस बिजनेस के पास। अच्छा, एक और बात ये ध्यान रखिएगा बेटा, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है यहां से गवर्नमेंट भी बोरिंग्स करती है। ध्यान रखिएगा, हमारे फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट भी क्या करती है? बोरिंग्स करती है। हमारे फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट भी पैसा बोरो करती है अपने खर्चों के लिए। वो पढ़ा था अपन ने नेशनल डेट, वही वाली चीज। तो गवर्नमेंट भी पैसा बोरो करती है फाइनेंशियल मार्केट से। और बेटा ये जो मैंने यहां पे चार्ट बनाया बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्री सेक्टर मॉडल में, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्री सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी।
तो बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे होता है वो मैंने यहां पर वो 3 सेक्टर मॉडल में कैसे होता है वो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम में ये जो सर्कुलर फ्लो बनाने वाला क्वेश्चन है ये आने का चांस कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में ये वाली बात रखो, अगर ये वाली बात आप लोग अपने दिमाग में रखोगे कि ये ऐसे चल रहा है पूरा का पूरा, तो आप लोगों को चीजें याद रह पाएंगी। आप लोग अपने दिमाग से भी ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर फ्लो है ये आप लोग एग्जाम के अंदर बना सकते हो। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ कि ये सर्कुलर फ्लो आप लोगों ने सबने कॉपी किया या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ ये सर्कुलर फ्लो आप लोगों ने कॉपी किया या नहीं। ठीक है, बोलो बच्चों बोलो, कॉपी किया या नहीं। इसमें एक चीज और लिख लो, गुड्स एंड सर्विस। बेटा बिजनेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है और वही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करता है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना प्लीज। ठीक है, चलो यस गाइस जल्दी से मुझे बताओ कॉपी कर लिया। हर्ष का जवाब आ गया है यस सर कॉपीड ऑल। दीक्षा बोल रही है सर कर लिया है। सुरभा बोल रहा है सर कॉपी नहीं किया है। ठीक है, ओके भानु मुझे टेलीग्राम में मेरे नाम से सर्च कर लो। टेलीग्राम में जब मुझे सर्च करोगे रवि सौखिया के नाम से तो मेरा ग्रुप आ जाएगा, उस ग्रुप में आप मुझसे सारे के सारे वो कर सकते हो, पूछ सकते हो। यस बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हो गया ना, परचेज। हाँ अगर आप चाहो तो, अगर आप जो बोल रहे हो मैं समझ गया, आप बोल रहे हो सर ये वाला एरो भी बना दो। हाँ तो जो गवर्नमेंट है बेटा, गवर्नमेंट के पास भी गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं। ठीक है, ये लो ये बना दिया मैंने। ठीक है, यस अब सब बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर हमने कॉपी कर लिया है। सब बच्चों का जवाब आ रहा है सर हमने कॉपी कर लिया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने कॉपी कर लिया है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं मेन बात, अब ध्यान से सुनो। जितना डिस्कशन मुझे 2 सेक्टर मॉडल में करना पड़ा था उतना डिस्कशन मुझे यहां पे नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान रखना 3 सेक्टर मॉडल कल खत्म हो जाएगा। 3 सेक्टर मॉडल पूरा कल खत्म हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, और परसों की क्लास में 4 सेक्टर मॉडल पूरा खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म, दी एंड। ठीक है, तो भाई एक बात ध्यान रखना, 2 सेक्टर मॉडल में हमें बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ी हैं, लेकिन 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल में बहुत ज्यादा बातें नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो बातें वहां पर पढ़ी थी वही सेम बातें यहां पे रिपीट होने वाली है। ठीक है, अब जैसे अपन ये जो चार्ट बनाया, जब 4 सेक्टर मॉडल आएगा तो 4 सेक्टर मॉडल में यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आ जाएगा, मतलब फॉरेन सेक्टर जो है बस वो और आ जाएगा, बाकी ये पूरा का पूरा चार्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है, यस और बेटा ये जो पहले 20 क्लासेस हैं ये बिल्कुल YouTube के ऊपर फ्री रहने वाली हैं। ठीक है, हाँ जी चलो ओके गाइस, तो बस अपन लोग कल की क्लास में पूरा का पूरा 3 सेक्टर मॉडल खत्म कर देंगे और परसों की क्लास में हमारा 4 सेक्टर मॉडल जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दैट विल बी द एंड ऑफ केनेशियन थ्योरी। ठीक है, नहीं 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 हर्ष एक बात ध्यान रखो, बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो बाकी के चैप्टर्स थियोरेटिकल नहीं है। ये इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में इंस्टीट्यूट मेजरली पेपर जो पूछ रहा है, मतलब मान लो 50% जो पेपर है वो प्रैक्टिकल पूछता है। ठीक है, और हर चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल टॉपिक प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है, तो बेटा कुछ चैप्टर्स ही ऐसे हैं जिनके अंदर पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन ज्यादातर चैप्टर्स के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, यह सुरभा बहुत जल्दी, मतलब अभी मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में ही मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यह शुभम मैंने वैक्सीन लगवा लिया है, 1 वैक्सीन मैं लगवा चुका हूं
ठीक है, दूसरी जो है वो लगने वाली है, ठीक है। ओके, चलो चलो चलो, अब मुझे जल्दी से बताओ कि केनेशियन थियरी के अंदर ये जो आज मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बताया, ठीक है, और उसके बाद में मैंने आपको 3 सेक्टर मॉडल में मैंने आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बताया, मतलब मनी कैसे फ्लो करता है सर्कुलर वे में 3 सेक्टर मॉडल में, वो मैंने आप लोगों को बताया। ये वाली बातें आप लोगों को क्लियर है? यस, ओके, जल्दी से मुझे बताओ ये वाली बातें सारी क्लियर हैं? एनी डाउट इन दिस? यस, देयर इज ऑलवेज, बट डू नॉट वरी हर्ष, मैं जब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट करता जा रहा हूं, मैं इसके साथ में आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियोस जो है वो साथ साथ रिकॉर्ड करता चलूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम वाले दिन पर इस पूरे सब्जेक्ट को फिनिश करने में 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं लगे, ठीक है। मेरे साथ में एक बार इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ लो, जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं इसे ध्यान से पढ़ लो, एक बार क्लास के बाद में रिवाइज कर लो, और उसके बाद में फिर आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन वीडियो देखो और 6 घंटे में रिवाइज कर लो, दैट्स इट, ठीक है। चलो, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अपन लोग कल, और कल खत्म करेंगे अपन लोग ये 3 सेक्टर मॉडल, ठीक है। ओके, बाय बाय।